नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को बताया देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना का प्रतीक। राज्यसभा में चर्चा के दौरान कहा, वंदे मातरम का विरोध कांग्रेस नेतृत्व के हैं खून में। वहीं खड़गे ने राष्ट्रगीत के गायन को बताया अपने लिए सौभाग्यशाली पल। चुनाव सुधार पर लोकसभा में चर्चा जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने देश की चुनावी प्रक्रिया को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। वहीं विपक्षी सांसदों ने पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया पर दिया जोर। इंडिगो परिचालन में व्यवधान पर सरकार का कड़ा रुख। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने लोकसभा में कहा, यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इंडिगो के खिलाफ कड़ी व उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। कहा, कानून लोगों की सुविधा के लिए होने चाहिए, असुविधा के लिए नहीं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष चर्चा हो रही है, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय भावना पर इसके गहरे प्रभाव को रेखांकित किया गया। इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि सदन के निर्माण के समय से लेकर इस सदन ने अनेक ऐतिहासिक क्षणों को जिया है। यह सदन जब से बना तब से कई सारे ऐतिहासिक पल इस सदन ने जिए भी हैं और सदन की कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्र जीवन की स्मृति में वो समाहित भी हुए। मेरा मानना है कि ये जो आपका निर्णय है, सदन का निर्णय है कि वंदे मातरम के 150वें साल के प्रवेश पर ये महान सदन वंदे मातरम के भाव के लिए, वंदे मातरम के यशोगान के लिए और वंदे मातरम को चिरंजीव बनाने के लिए एक चर्चा करें। गृहमंत्री ने कहा कि हमारे देश के बच्चे और युवा आने वाली पीढ़ियों तक ये याद रखेंगे कि देश की आजादी के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जो योगदान दिया वह अमूल्य है। वंदे मातरम की रचना में समाहित राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति गहरा समर्पण आने वाले महान भारत के निर्माण की नींव है। हमारे देश के बच्चे, किशोर, युवा आने वाली पीढ़ियों तक वंदे मातरम का आजादी के लिए योगदान, वंदे मातरम गान की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की संस्कृति के प्रति समर्पण का जो भाव है, उसका आने वाले महान भारत की रचना में योगदान, इसके संकल्प के साथ जुड़ाव, ये सभी चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ियां भी युक्त हो। अमित शाह ने वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत आज भी है और 2047 में महान भारत की रचना के समय भी होगी। वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण की जरूरत वंदे मातरम बना तब भी थी, आजादी के आंदोलन के वक्त भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहे, क्योंकि अमर कृति मां भारती के प्रति, भारत माता के प्रति समर्पण, भक्ति और कर्तव्य के भाव जागृत करने वाली कृति है। इसलिए जिनको
आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने नए सिरे से अपनी समझ पर ही सोचने की जरूरत है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के समय से हम लोग वंदे मातरम गाते आ रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में इस पर चर्चा करने का अवसर मिला है। राष्ट्र गीत वंदे मातरम 150 साल के ऐतिहासिक मौके पर सदन में अपने विचार रखने का मुझे अवसर मिला है। मैं सौभाग्यशाली हूं। सबसे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से महान रचनाकार जो बंकिम चट्टोपाध्याय को नमन करता हूं। उन सेनानियों को भी नमन करता हूं। वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आजादी के आंदोलन में जिनको बलिदान दिए उनको भी मैं नमन करता हूं। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष से कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। आप वंदे मातरम पर चर्चा करिए। आप वंदे मातरम की आड़ में अगर कोई और मुद्दा डिस्कस करना चाहेंगे तो वो सही नहीं है। हमने पहले कहा कि हम तैयार हैं हर विषय पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके चर्चा करेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। चर्चा करनी है तो उस मुद्दे पर कीजिए जिसके लिए उनको समय दिया गया है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को समय वंदे मातरम के लिए दिया गया है। प्लीज डिस्कस वंदे मातरम। इफ यू हैव टू डिस्कस टेररिज्म, we are ready for that also, and we discuss ऑपरेशन सिंदूर। आपने चर्चा शुरू की थी, हमने उसको हाउस में अलाउ किया और आपने मुंह दिखाई है। लोकसभा में प्रश्नकाल सुचारू रूप से चल रहा है। सदन के पटल पर जरूरी कागजात रखने के बाद लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत हुई। इस चर्चा के लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की। इस दौरान मनीष तिवारी ने एसआईआर, ईवीएम और चुनाव आयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। लोकसभा में आज एसआईआर पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने सभा में भारतीय लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि हमारी चुनावी प्रक्रिया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश का विपक्ष मजबूत रहे। हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है। और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितना अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई न कोई सुधार की गुंजाइश होती है। और प्रधानमंत्री जी मजबूत लोकतंत्र चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत रहे। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर हो रही चर्चा के दौरान भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है, लेकिन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का नहीं है। एसआईआर लागू होने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है और इसलिए हम एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट संकट का विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि सोमवार को इंडिगो एयरलाइंस संकट से कुछ राहत मिलती दिखी। 1800 फ्लाइट से चलाई गई और एयरपोर्ट पर भी लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि इस पूरे मामले पर इंडिगो की जवाबदेही तय की गई है। इसके तहत सीईओ और सीओओ दोनों को नोटिस भी भेजा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम निगरानी कर रहे हैं।
रिफंड और रीबुकिंग को लेकर भी सरकार ने इंडिगो की जवाबदेही तय की है। At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. राममोहन नायडू ने बताया कि भविष्य में कई नई और एयरलाइंस भी भारत में आने के लिए सरकार काम कर रही है। भारत में बीते एक दशक से एविएशन इंडस्ट्री ने काफी ग्रोथ किया है। यात्रियों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि हम लगातार निगरानी करते रहेंगे जब तक कि सब सामान्य नहीं हो जाता। यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिक है। The government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly, controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market, with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर बीमा कंपनी औपचारिक आकलन पूरा होने पर देरी करती हैं तो 12% की दर से ब्याज के साथ धनराशि किसान को देनी होगी। महाराष्ट्र में माननीय अध्यक्ष महोदय 26,342 करोड़ रुपया और पूरे देश में 16 से ये फसल बीमा योजना बनी है। 1,90,000 करोड़ रुपए के क्लेम का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। हमने एक संशोधन और किया है कि अगर बीमा कंपनी क्लेम देने में देर करेगी तो औपचारिकताएं पूरा होने के बाद जितनी देर करेगी 12% की दर से ब्याज की राशि भी किसान को उनको देनी पड़ेगी, चुकानी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत हुए नुकसान का पूरा आकलन किया जाएगा और उसके बाद किसानों को मिलने वाली राशि राहत कोष के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा। Speaker sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear that jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker sir, these fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice
about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker, sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the book. Let me repeat it. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज़। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उत्कृष्ट शिल्प के लिए कलाकारों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-2024 प्रदान किया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हस्तशिल्प हमारी परंपरा से जुड़ा है और इन पुरस्कारों से देश की पारंपरिक कला को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी मौजूद रहे। हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहां एक तरफ विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने दिल्ली में आज हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्टता का सम्मान करते हुए शिल्प गुरु और उत्कृष्ट शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2023 और 2024 के लिए प्रतिष्ठित हस्तशिल्प पुरस्कार पाने वाले इन पुरस्कार विजेताओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हस्तशिल्प पुरस्कार से 2023 और 2024 के लिए कलाकारों को सम्मानित किया। ओडिशा के सुधीर कुमार महाराणा जी को भी सम्मानित किया। कैसा लगा सर आज? वो बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम। आज इतना खुश हो रहा है, इतना दिन काम करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा है और आगे बढ़ने के लिए। वो शिल्पी गुरु के पुरस्कार में मेरे को सम्मानित किया है। जो ये हमारी कला है ये 400 साल पुरानी है, उसी के लिए हमको राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। यहाँ से बहुत अच्छा है। ये टेक्सटाइल का है, ये ट्रेडिशनल का ड्रेस है जो बोला है ना मेरी जिम। अवार्ड अच्छा, हैप्पी, खुशी है। ये तो केरल में टेराकोटा का ये पहले का अवार्ड है, नेशनल अवार्ड पहले मिला है। ये हमारी जो कला है ये 4000 साल पुरानी कला जो है कि बनाते चले आ रहे, जो पूर्वजों से जो सीखा था उसको नए युग में कैसे बना के और अपने बाजार उपलब्ध कराएं, खुद तो करें, साथ में और लोगों को कैसे प्रोत्साहन करें और कैसे बढ़ाएं। जो बैतूल जिले की जो विलुप्त कलाएं हैं सभी लोगों को सहयोग से और बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। तो मेरा तो जीवन सफल होगा। यहाँ पहुँचने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, क्या क्या करते हैं और उसके बाद में भी इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाते हैं, जो कि पूर्वजों की बची हुई कला के माध्यम से एक राष्ट्रपति महोदय के तक पहुँचने का मिला, जो कि बहुत छोटा सा गाँव है, 700 परिवार के लोग रहते हैं और उस जगह से मैं आया हूँ। मेरी आर्ट है मातानी पछेड़ी। मातानी पछेड़ी मीन्स जो 350 ईयर्स ओल्ड आर्ट है और उस पर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला है यंगेस्ट एज में। दिल्ली आकर मेरे को बहुत खुशी है और राष्ट्रपति से उनके हाथों से
अवार्ड मिला, मेरे को बहुत ही आनंद हुआ उससे। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये हस्तशिल्पी काफी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दाखिल कराई गई है। विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने 1983 में भारतीय नागरिकता लेने से 3 साल पहले ही फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा लिया था। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि नागरिकता से पहले सोनिया का नाम वोटर लिस्ट में कैसे जुड़ गया। कि दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को नोटिस इशू किया है और नोटिस का कारण रहा है कि 1980 में जब आदरणीय सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं थी, उस समय सोनिया गांधी जी का नाम भारत के इलेक्टरल रोल में किस प्रकार आया, जबकि सोनिया गांधी जी 1983 में भारतवर्ष की नागरिकता ग्रहण करती है। आज आप देखिए पार्लियामेंट में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर डिस्कशन भी हो रहा है। मैं आशा करता हूं कि पार्लियामेंट में जब सांसद राहुल गांधी जी बतौर एलओपी अपने वक्तव्य को स्थापित करेंगे, वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में, जिसको आज कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया है, उसके ऊपर भी अपना वक्तव्य रखेंगे। बात खेल की। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच आज कटक के बाराबती स्टेडियम में 5 मुकाबलों की T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत वनडे सीरीज 2-1 से जीत चुका है और T20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की थी। इस मुकाबले में उपकप्तान शुभमन गिल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या चोट के बाद वापसी करेंगे। भारत में दक्षिण अफ्रीका ने पिछली T20 सीरीज 10 साल पहले 2015 में जीती थी। उसके बाद से अफ्रीकी टीम भारत में 3 बार T20 सीरीज खेलने आई, लेकिन एक बार भी उसे जीत हासिल नहीं हुई। ओवरऑल सीरीज रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में है। दोनों टीमों के बीच अब तक 10 T20 सीरीज हुई हैं, जिनमें भारत ने 5 बार और दक्षिण अफ्रीका ने 2 बार सीरीज पर कब्जा जमाया, जबकि 3 सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई। 2018 से अब तक अफ्रीकी टीम भारत के खिलाफ न तो भारत में ही और न ही अपने घरेलू मैदान पर कोई T20 सीरीज जीत पाई है। अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 31 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए। इनमें भारत ने 18 मैच जीते, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 12 बार जीत हासिल की। एक मुकाबला बेनतीजा रहा। भारतीय जमीन पर दोनों टीमों के बीच 12 T20 मैच हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका 6 मैच जीतकर थोड़ा आगे है, जबकि भारत ने 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं। एक मैच का परिणाम नहीं निकला। इस साल T20 में भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 17 मैचों में 756 रन बनाए, वो भी 196 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान अभिषेक के बल्ले से 1 शतक और 5 50 देखने को मिली। वे इस समय भारत के नंबर 1 T20 बल्लेबाज हैं। वहीं गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हुए। उन्होंने 16 मैचों में 26 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है 5 विकेट लेकर 24 रनों का। लगभग 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने मिडिल ओवर्स में लगातार विकेट निकाले हैं। पिच रिपोर्ट और टॉस फैक्टर की बात करें तो कटक के बाराबती स्टेडियम में लाल मिट्टी की पिच है, जहां स्पिनर्स की तुलना में तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। शाम के समय ओस पड़ने के कारण बल्लेबाजी आसान हो जाती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।